आपके सामने रखने के लिए हमारे पास बहुत से अहम इश्यूज हैं। हम तैयारा हादसा पर भी बात करेंगे, हम चीन पर भी बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन उससे पहले एक ऐसी चीज जो बहुत बड़ी आफत बनने जा रही है। हो सकता है शायद हम कोरोना को भूल जाएं। हम अपने प्रोग्राम में बार बार तस्करा कर चुके हैं कि पाकिस्तान में खुराक का इंतहाई खौफनाक, जब मैं लफ्ज खौफनाक इस्तेमाल कर रहा हूं तो आई मीन इट, खौफनाक बहरान दस्तक दे रहा है। पूरे मुल्क की फसलें बर्बाद हो सकती हैं, कहत पैदा हो सकता है, क्योंकि मुल्क की फसलों पर हमला आवर टिड्डी दल तेजी से खेतों और खलिहानों का सफाया कर रहा है। और अगर टिड्डी दल पर काबू ना पाया गया तो मुल्क की मैशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत, उस शोबे को अरबों का नहीं बल्कि खरबों का नुकसान पहुंच सकता है। टिड्डी दल के हमलों से पाकिस्तान को मौसम सरमा की फसल में 393 अरब रुपए का नुकसान होगा और मौसम गर्मा की फसलों में मजीद 451 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम बराए खुराक को ज़राअत, उसने कौमी मईशत को 800 अरब रुपए से भी ज्यादा के नुकसान से खबरदार किया। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान को 25 साल में टिड्डी दल के सबसे बड़े और बदतरीन हमलों का सामना है और इसकी वजह से बड़े पैमाने पर खुराक की किल्लत पैदा हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने यह भी बताया कि इस वक्त पाकिस्तान में ज़रई ज़मीन के 38% रकबे पर सहराई टिड्डी दल की अफजाइश की जा रही है और अगर वक्त पर इन टिड्डियों के अंडों पर स्प्रे ना किया गया तो आने वाले दिनों में मुल्क की ज़राअत तबाही से दो चार हो सकती है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के 50 से ज्यादा अजला में टिड्डी दल के हमले जारी हैं। NDMA के तर्जुमान के मुताबिक बलूचिस्तान के 31, खैबर पख्तूनख्वा में 8, पंजाब में 9 और सिंध में 2 अजला टिड्डी दल से शदीद मुतासर है। टिड्डी दल के हमला ज़दा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। टिड्डी दल से मुतालिक इत्तलात के हवाले से हॉटलाइन भी कायम की जा चुकी है। चेयरमैन NDMA का कहना है कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। हुकूमती दावों के बरअक्स कहा जा रहा है कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए अभी तक फजाई स्प्रे नहीं किए जा रहे जितनी जरूरत है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून एहतजाज कर रही है और सिंध में सूबाई हुकूमत का भी यही कहना है कि वफाकी हुकूमत इस मसले को संजीदा नहीं। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर के मुताबिक अब तक 2,21,561 स्क्वायर किलोमीटर मुतासरा रकबे पर सर्वे किया जा चुका है और 4,728 मुरब्बा किलोमीटर रकबे में कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है। इससे पहले गुज़िश्ता बरस जून और जुलाई में भी पाकिस्तान पर टिड्डी दल ने हमला किया था। 2020 के आगाज पर भी टिड्डी दल पाकिस्तान की फसलों पर हमला आवर हुआ था, जिसमें फसलें, बागात, यहाँ तक कि मवेशियों के लिए चारा भी बर्बाद हो गया था। पाकिस्तान को ही टिड्डी दल के खतरे का सामना नहीं बल्कि एथियोपिया, सोमालिया, कीनिया, तंजानिया और युगांडा जैसे ममालिक को भी माजी से बड़े खतरे का सामना है। ये मुल्क में पहली ही गजाई किल्लत के मसाइल का शिकार और इन टिड्डियों के हमले से सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। ये खतरा संगीन इसलिए है क्योंकि ये सहराई टिड्डियां पत्ते, फूल, फल और बीजों के अलावा दरख्त तक भी चट कर जाती। 1 किलोमीटर के रकबे में 4 करोड़ टिड्डियां हो सकती है नाजरीन, जो एक दिन में 150 किलोमीटर का फासला तय कर सकती है। टिड्डियों का एक दल रोजाना 35,000 इंसानों की खुराक खत्म कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट एक बहुत बड़े खतरे की खबर दे रही है। एक बहुत बड़ा बहरान जन्म ले सकता है, ऐसा बहरान जो कोरोना की तबाहकारियों को भी भुला देगा। और हुकूमत इस खतरे से निपटने के लिए क्या कर रही है और हुकूमती इकदाम से काश्तकार कितने मुतमईन हैं, बात करेंगे। किसान इत्तेहाद के सरबराह मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद अनवर साहब। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी ज़मीनें इस वक्त खतरे से जूझ रही है, ये टिड्डी दल कभी भी हमला कर सकता है, इनफैक्ट हमला कर रहा है, तो मुझे बताएं हुकूमती इमदाद, हुकूमती हेल्प पहुंची है आप तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले समा का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इतने बड़े एग्रीकल्चर के इशू को उठाया। जहां तक टिड्डी दल के हमले का तल्लक है, ये इतना बड़ा नुकसान होगा कि हुकूमत चली जाएगी इस नुकसान से, क्योंकि इसके बाद इतने हज़ारों एकड़ कपास खा गई है टिड्डी दल। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये कम अज कम ये तो पूछ लें, ये टिड्डी दल कंट्रोल कैसे होगी? ये कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले तो मैं आपके चैनल की मार्फत से हुकूमत से ये पूछना चाहता हूँ कि 70 साल से ये कंट्रोल में थी, अब कैसे बाहर आ गई है? ये चोलिस्तान में स्प्रे करके चोलिस्तान तक इसको महदूद रखा हुआ था, थर तक महदूद रखा हुआ था, क्यों नहीं स्प्रे की? अच्छा चलो गलती हो गई,
अगर आप बाहर आ गई है तो अब अच्छा। इसका क्या कंट्रोल नहीं है? इसका सबसे आला कंट्रोल ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए ये बूम स्प्रे, ये जटोल स्प्रे से कंट्रोल होती है और आम सी दवाई से मर जाती है, ये नहीं, मेलाथियान ये से तो मर एक जाती है। मिनट, चौधरी साहब ये कह रहे हैं हमने स्प्रे शुरू कर दिया है, तो आपके इलाकों में जहां जहां टिड्डी दल का हमला हुआ है, आपकी इतला के मुताबिक कोई स्प्रे नहीं किया गया अभी तक? इनसे पूछो किस इलाके में स्प्रे किया, कहां पे टिड्डी दल को मारा है। ये तो नजदीक भी नहीं आते, महकमा ज़राअत को फोन करते हैं। मुल्तान, खानेवाल, कबीरवाला, बहावल नगर, साहिवाल सब फसलें तबाह बर्बाद कर गया। ये कोई नजदीक भी नहीं आता, ये कहां स्प्रे करते हैं? ये तो महकमे वाले अच्छा। बेवकूफ बना रहे हैं, हुकूमत बेवकूफ बना रही है। ये बादशाह लोगों की हुकूमत है। ये आसान तरीका ये है कि इसको जिम्मेदार हर यूनियन काउंसिल पे एक फील्ड असिस्टेंट बैठा है, 10 जिम्मेदारों की टीम बनाओ, वो अपने ट्रैक्टर देने के लिए तैयार है। मैं इसके मुझे जिम्मेदारी दे, अच्छा। मैं टिड्डी दल को कंट्रोल करके दिखाऊंगा, वरना मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये 10 जिम्मेदारों की टीम बनाओ, सियासत उनको छोड़ेंगे कि डीजल ज़राअत दे दो, छोड़ेंगे? अच्छा। ज़राअत भी छोड़ दूंगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, टिड्डी दल अच्छा मुझे अनवर साहब ये बताइएगा, सर मुझे ये छुड़वा बताइएगा देगी। इससे नुकसान कितना हो सकता है? ये नुकसान कितने का तखमीना लगा रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कोई, अब ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि सिर्फ और सिर्फ मौसम सरमा की फसल में 393 अरब का नुकसान होगा अगर इसे कंट्रोल ना किया गया। इससे कई गुना ज्यादा होगा। खुदा करे जो फूड का वजीर फखर इमाम है, अल्लाह करे इसके फार्म को भी खा जाए। ये गरीबों के फार्म पे आ रही है, अभी उधर अटैक नहीं हुआ। ये काटन के हजारों एकड़ सफाया कर गई है, 100% नुकसान करती है। ये सब्जी सारी खा गई है। ये बगात को अब जहां रात को क्याम करती है, उसके नए शगुफे रातों रात खा जाती है। ये बड़ा रेला बलूचिस्तान से अभी दाखिल होगा सिंध में और पंजाब में। अभी पंजाब में फिर रही है टिड्डी दल, कभी किसी जगह कभी किसी जगह। ये 4-5 जत्थे हैं जो मुख्तलिफ जगह पे अलहदा अलहदा अटैक करते हैं। ये हुकूमत को पता ही नहीं है। ये हमसे पूछे, मैं प्रैक्टिकल काश्तकार हूँ, इसको कंट्रोल कैसे करेगा? ये जिम्मेदार तावन करने के लिए तैयार है, ट्रैक्टर देने के लिए तैयार है, कम से कम ये स्प्रे तो दे दे गवर्नमेंट। ये जितना बजट टिड्डी दल पे लगाने का तखमिया लगाए बैठे हैं, इसका 50% भी ये नहीं लगाएंगे, खुद खा जाएंगे बेईमान। ये हमें, मैं कहता हूं महकमा ज़राअत आपसे कोई ताउन नहीं कर रहा, कोई स्प्रे नहीं हो रहा। लुबे लुबाब ये है कि सब ये गलत बयानी कर रहे हैं। एनडीएमए कह रहा है स्प्रे कर रहे हैं, एनडीएमए गलत बोल रहा है, महकमा ज़राअत गलत बोल रहा है। सर देखिए, मैं एक फिक्रा कहता हूँ ज़राअत के, जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, तुसी महकमा ज़राअत, अगर इसको आज बंद कर दिया जाए तो 1% भी पैदावार में फर्क नहीं आएगा। महकमा ज़राअत नजर ही नहीं आ रहा। टिड्डी दल तो हर जगह आ रही है। महकमा बताए कि किस जगह पे उन्होंने स्प्रे किया, कहां पे कंट्रोल किया। एक जगह पे भी स्प्रे नहीं किया, एक जगह पे भी नहीं कंट्रोल किया। टिड्डी दल आती है, सारी फसल बर्बाद करके चली जाती है। महकमे को तो ये भी नहीं पता कि नुकसान कितना हो जाता है। जहां भी आती है, अगर एक दिन क्याम करे, हजारों एकड़ जो कपास, छोटा सा प्लांट है, छोटा सा 2 पत्तों वाला बूटा है, उसको खा के फर्क कर देती है। और एक खेत जिसमें बैठती है, 99% प्लांट खत्म कर देती है। तो साहब इसका हल बताइएगा सर, इसका हल क्या है? सर इसका हल ये है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकेगा। एग्रीकल्चर महकमा बहुत बड़ा झूठा महकमा है, झूठ बोलता है, झूठी रिपोर्टें देता है, दफ्तरों में बैठ के देता है। जिम्मेदार अपने ट्रैक्टर देने के लिए तैयार हैं। ये जटाओ मशीन से कंट्रोल होती है। गवर्नमेंट सिर्फ स्प्रे दे दे, मैं बगैर किसी तनख्वाह, बगैर गाड़ी, मैं अपनी सारी सर्विसेज किसान इताद के वर्कर देने के लिए तैयार हूं। जहां टिड्डी दल आएगी, जिम्मेदार के ट्रैक्टर से स्प्रे करवाऊंगा और सारी 100% कंट्रोल कर जाएगी। लेकिन ये तो स्प्रे भी नहीं देते। ये बेईमान स्प्रे जो खरीदी है वो किधर है? 1 लीटर तो इस्तेमाल नहीं की इन्होंने।
वो कहाँ है? वो दे हमें। जिम्मेदार के पास स्प्रे मशीन है, ट्रैक्टर है, वो कंट्रोल कर लेगा, उसके पास स्प्रे नहीं है। ये जहर दे दे कंट्रोल। आप कह रहे हैं आपको खाली स्प्रे मिल जाए तो फिर भी आप बचा सकते हैं अपनी अपनी फसलों को, किसानों को स्प्रे दे दे, उनके पास इतने इक्विपमेंट है, इतनी रिसोर्सेज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शौरी साहब, आपने वक्त दिया। एजरीन, एक आलमी मंजरनामे पे जो कुछ हो रहा है उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाते हैं। यहाँ तो तबाही अल्लाह ना करे हो, लेकिन जो वहाँ तबाही जिसका खदशा है नाज़रीन, चीन आलमी ताकत में अमेरिका से भी आगे निकल चुका है। इस बात को अब यूरोपीय यूनियन ने भी तस्लीम कर लिया। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि चीन आलमी ताकत के तौर पर अमेरिका की जगह ले रहा है। वज़ीर ख़ारजा जोसेफ बोरेल के मुताबिक अब यूरोपीय यूनियन को अपने मफादात सामने रखते हुए चीन के हवाले से ठोस पॉलिसी बनाना होगी। आलमी इदारे PwC ने भी एक रिपोर्ट जारी की जिसका उन्वान है द वर्ल्ड इन 2050। इस रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 30 बरस में चीन नंबर 1 आलमी ताकत रहेगा। जो 2050 में चीन की तरक्की होगी वो मौजूदा तरक्की के मुकाबले में आटे में नमक के बराबर होगी, जबकि अमेरिका इस फहरिस्त में दूसरे या तीसरे दर्जे पर चला जाएगा। चीन की बढ़तरी तस्लीम, लेकिन इसे बहुत से चैलेंजेस का सामना है। चीन का बहुत बड़ा चैलेंज भारत के साथ सरहदी तनाज़ा है। 1962 में दोनों ममालिक की जंग हुई थी। इस वक्त भी दोनों ममालिक फौजी टकराव का खतरा पैदा हो चुका है। दोनों ममालिक दूसरे के आमने सामने खड़े। चीनी सदर ने फौज के आला सतह इजलास से खिताब में कह दिया है कि चीनी फौज हर किस्म की हंगामा आराई, हर किस्म की हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि चीन तो भारत के साथ मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल करना चाहता है, लेकिन वह भारत की गैर कानूनी तामीरात से गाफिल नहीं रह सकता। हांगकांग भी चीन के लिए एक चैलेंज है। हांगकांग चीन का हिस्सा था, लेकिन बरतानिया की हुक्मरानी में रहा। जब से बरतानिया ने इसे वापस चीन को सौंपा, उस वक्त से वहां एक मुल्क दो निज़ाम नाफिज है, यानी हांगकांग को एक लिहाज से खुद मुख्तार हैसियत हासिल है। लेकिन अब चीन हांगकांग के लिए नए सिक्योरिटी कवानीन ला रहा है जिस पर वहां हंगामे फूट पड़े। अमेरिका ने भी धमकी दे दी है कि चीन की खुसूसी तिजारती हैसियत खत्म कर दी जाए, उसने ऐसा किया तो। इसी तरह ताइवान भी चीन के लिए एक चैलेंज है। चीन का मौकफ ये रहा है कि ताइवान भी इसका एक सूबा है जिसे वो हर सूरत जम करेगा, चाहे इसके लिए ताकत का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े। जबकि ताइवान का कहना है कि वो खुद मुख्तार मुल्क है, इसकी सालमियत पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। जनूबी चीन और वहां मौजूद जजायर भी चीन के लिए तनाज़ा बने हुए हैं। एक तो ये बहुत ही अहम तिजारती रास्ता है नाज़रीन, दूसरा यहाँ पर तेल और गैस के ज़खायर भी हैं। चीन जिन समंदरी हदूद पर अपना हक का दावा करता है, वियतनाम, फिलिपाइन, ताइवान, मलेशिया और ब्रुनाई इससे इत्तफाक नहीं करते। चीन बहिरा जनूबी चीन यानी साउथ चाइना सी के 80% से ज्यादा इलाके का दावेदार है, जबकि वियतनाम पार्सल जजायर और सेपरेटली जजायर पर खुद मुख्तारी का दावा करता है। फिलिपीन साहिली इलाके बोरोशवाल की मलकियत का दावा करता है। ब्रुनाई और मलेशिया समंदर के जुनूबी हिस्सों पर खुद मुख्तारी का दावा रखते हैं। इससे भी बड़ा तनाज़ा यह है कि इस तनाज़े में अमेरिका कूद पड़ा है। अमेरिका ने मशरकी एशिया में वसी पैमाने पर सिक्योरिटी के वादे कर रखे हैं। बहिरा जनूबी चीन साउथ चाइना सी से मुत्तसिल मुल्क जैसे फिलिपाइन, सिंगापुर और वियतनाम अमेरिका के इत्तेहादी हैं। ये चीन की आलमी चेन सप्लाई के लिए एक अहम तिजारती रास्ता भी है। लेकिन नाज़रीन, अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का उसूल इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ ऑपरेशंस भी करता रहता है और इत्तेहादी ममालिक के साथ फौजी मशकें भी करते हैं। अमेरिका समंदर के साथ साथ चीन की जमीनी रास्ते से तिजारत में भी रोड़े अटकाता है। चीन की इक्तिसादी राहदारी सीपैक के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा करता रहा है, एतराज करता रहा है। अमेरिका चीन के सरमायाकारी को नीचा दिखाने के लिए तरक्की पजीर ममालिक में $60 अरब की सरमायाकारी भी कर रहा है। चीन में फूटने वाली वबा कोरोना के बाद से अमेरिका चीन कशीदगी मजीद बढ़ चुकी है। अमेरिका चीन पर वायरस फैलाने का इल्जाम लगाता रहता है। अमेरिकी सदर चीन के खिलाफ सख्त बयानात भी दे चुके हैं। अमेरिका की जानिब से इल्जामात का सिलसिला खत्म होने में न आया तो चीनी वज़ीर ख़ारजा ने भी जवाब दिया और वांग जी ने कहा कि अमेरिका क़यादत को सियासी वायरस लग रहा है। उन्होंने चीन पर कोरोना वायरस फैलाने का इल्जाम भी झूठा करार दिया और कहा है कि अमेरिका चीन से ताल्लुकात को सर्द जंग की तरफ धकेल। अब सवाल यह है कि अकेला चीन क्या इन तमाम तनाज़ात से निमट पाएगा और निमटेगा तो कैसे निमटेगा? चीन अभी तक ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करता आया, लेकिन क्या अब वो ताकत का इस्तेमाल करेगा? तजिया लेंगे नाज़रीन। सेटी बराए खारजा अमूर के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ वक्फे के बाद मौजूद होंगे।
तो जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमेरिका के लिए चैलेंज बन चुका है चीन, लेकिन सर ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट कहती है कि 2050 में चीन एक सुपर पावर होगा। 2050 में भी बहुत टाइम पड़ा है, मगर इस दौरान आपको क्या लगता है कि अमेरिका के अलावा चीन के लिए और कौन कौन से चैलेंजेस होंगे जो उसको सुपर पावर बनने के रस्ते के दौरान रुकावट बन सकते हैं? मेरे ख्याल में अभी पहले ही फैसला कर लिया, 2050 तक तो अभी वक्त है, 30 साल हैं। लेकिन कुछ लोग जो हॉक्स हैं अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी में, और उनके जो हवारी हैं खास तौर पे इस खित्ते में, खसूसी तौर पर हिंदुस्तान, वो तो अभी से उन्होंने फैसला कर लिया है कि जैसा आइंदा का जो बड़ा दुश्मन है उनके हवाले से या बड़ा हरीफ है वो चीन है। हालांकि चीन ने किसी के खिलाफ जारियत नहीं की, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, और वो चाइना को या तो डिमोनाइज कर रहे हैं या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या बहाना बना के कोई इश्यूज बना रहे हैं, चाहे हांगकांग हो, शिनजियांग हो, कोविड-19 हो, सीपैक हो। और अब हिंदुस्तान ने भी कोशिश की, प्रोवोकेशन की, तो उसका फिर जवाब दिया चीन ने। तो चाइना की तरफ से मसला नहीं है, मसला किसी और तरफ है। और मेरे ख्याल में जो अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको एक नए दुश्मन की तलाश है। कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन था, फिर उसके बाद इस्लाम की बारी आई, अब चाइना की बारी आई है। तो सेनेटर साहब आपको ये लगता है जो इस तरह की रिपोर्ट्स होती हैं सर, ये जो द वर्ल्ड इन 2050 और चाइना सुपर पावर बनने जा रहा है, ये प्री टेक्स्ट के तौर पे इस्तेमाल की जाएंगी? इसी वजह से चाइना को पोज किया जा रहा है कि जो वो सुपर पावर होगा और चैलेंज होगा बाकियों के लिए? नहीं, वैसे ये हकीकत भी है। मैं तो समझता हूँ अली हैदर साहब कि ये एक जवाल आ रहा है मगरिब में, खास तौर पे अमेरिका में। और जो कोविड-19 है, जो अभी तक मौजूद कोरोना वायरस का जो मसला चल रहा है, इसमें वाज़ेह हो गया कि जो एशियाई ममालिक हैं जिसमें चाइना सफ़े अव्वल में है, उनकी कारकर्दगी इस वबा को हैंडल करने में बेहतर रही है बनिस्बत मगरबी ममालिक के, खास तौर पे अमेरिका के। तो एक ताकत का तवाज़ुन जो है, बैलेंस ऑफ पावर हम कहते हैं, वो मगरिब से मशरिक की तरफ मुंतकिल हो रहा है, खास तौर पे इक्तिसादी लिहाज से और सियासी लिहाज से। तो इसकी खासी लोगों को तकलीफ है, क्योंकि उनकी बालादस्ती खतरे में आ जाएगी। और जो 100-150 साल से उन्होंने बालादस्ती की थी वो अब शायद नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए वो इस्तेमाल भी करते हैं अपने दोस्तों को, कभी जापान को, कभी ऑस्ट्रेलिया को, और अब हिंदुस्तान को चीन के खिलाफ। ठीक, तो सेनेटर साहब आपको लगता है जिस तरह से साउथ चाइना सी, उस पूरी पट्टी में हम खलफिशार देख रहे हैं, कुछ एक ऐसी हलचल देख रहे हैं जो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, आपको लगता है कि चाइना जो आज से पहले काफी अरसा हो गया सर, चाइना अस्करी कुव्वत उसने इस्तेमाल नहीं की, वो मिलिटरीली एंगेज कहीं नहीं हुआ, अब आपको लगता है वक्त आ गया है कि चाइना मिलिटरीली एंगेज होगा और अमेरिका वो मुल्क होगा जो उसको मजबूर करेगा? ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की अली हैदर साहब, क्योंकि यू आर आल्सो अ गुड स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। मैं पढ़ा था जिमी कार्टर के बारे में, जो अमेरिका के साबिक सदर हैं। उन्होंने बताया कि उनको पिछले दिनों में एक टेलीफोन कॉल आया सदर ट्रंप का, और ट्रंप ने जिमी कार्टर को कहा, जो मौजूदा सदर ने साबिक सदर से पूछा कि हम चाइना को कैसे मुकाबला करें, चाइना तो हमसे आगे बढ़ रहा है। तो कार्टर ने कहा उसकी एक वजह यह भी है कि 40 साल से चीन ने किसी के खिलाफ जारियत नहीं की, जंग नहीं की। चाइना हैज बीन एट पीस विद इटसेल्फ एंड द वर्ल्ड फॉर द लास्ट 40 years। और उन्होंने कहा 40 साल से अमेरिका जंग में मुब्तला है, किसी किस्म की जंग में। तो ये भी $3 ट्रिलियन अमेरिका ने जाया किए हैं 9/11 के बाद। तो आप देख लें ये फर्क भी है, और इसलिए जो चाइना का एक इमरजेंस होना है वो एक नेचुरल है, और उसको अब महर रोका नहीं जा सकता। लेकिन और चाइना उसके बालादस्ती नहीं चाहता, ये जारियत नहीं कर रहा। लेकिन लगता है कि जो चाइना के कोर इंटरेस्ट हैं, जिसमें ताइवान भी शामिल है, हांगकांग भी शामिल है, और चाइना की जो सालमियत है, सॉवरेनिटी जिसे कहते हैं, और ख़ास तौर पे बॉर्डर्स का इशू है, उसमें अमेरिका हो और चीन हो, ये कोशिश कर रहे हैं कि उसमें उसको दबाव में डालें। तो वो चाइना बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है चाइना की हिस्ट्री में वो कहते हैं 100 साल की सेंचुरी थी ऑफ ह्यूमिलिएशन, कि हमें बहुत जलील किया गया, हमारे पर बार लोगों ने मुकाबला किया। अब जब से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आया है मार्ज़े वजूद में 1949 से, वो कहते हैं कि ये हमारी रेड लाइन है, जो बॉर्डर्स हैं, हमारी सालमियत है, हमारी आज़ादी है। हम किसी को बैरूनी कुव्वत को ना मदाखलत की इजाज़त देंगे, ना बालादस्ती की इजाज़त देंगे अपने ऊपर।
बिल्कुल। तो सर आपको लगता है कि अमेरिका किसी भी लेंथ तक जा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, जब एक सुपर पावर देखेगी कि उसको चैलेंज किया जा रहा है और उसकी माइट को चैलेंज किया जा रहा है? डू यू थिंक अमेरिका कैन गो टू एनी लेंथ? इसमें अमेरिका में मैं तकसीम करूंगा दो किस्म के चीज। एक सदर ट्रंप है जी। जो बेसिकली अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे नहीं, बल्कि ही इज द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट आफ्टर जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी नहीं करते। ट्रंप को जरूरत है इलेक्शन को फिर जीतने के लिए एक जवाब, और वो पहले एक मैशत थी, मैशत तबाह होगी। अब अफगानिस्तान अमन चाहते हैं पाकिस्तान के जरिए, इसलिए पाकिस्तान की जरा थोड़ी बहुत तारीफ भी करते हैं, खुशामद भी करते हैं। दूसरा, वो चाहते हैं चीन के खिलाफ खौफ पैदा किया जाए, अमरीकी अवाम को डराया जाए, शायद उससे इलेक्शन वो जीत जाए फिर से। और अब जो उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जिसकी 400 मिलिट्री बेसिस हैं एशिया में, वो समझते हैं कि चाइना अब ये अमेरिकन लेक था इंडियन ओशन और पैसिफिक, उसमें चीन भी आ गया है। और चाइना ने अपनी मिलिट्री एक्सपेंशन नहीं की लेकिन नेवी को मजबूत किया है, और खास तौर पर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसमें उनके ताल्लुकात बड़े हैं, जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क या श्रीलंका या और कैम्बोडिया जैसे, तो उनको खदशा पैदा हुआ है। तो उससे वो अमेरिकन वो उनको थ्रेट देखते हैं। लेकिन अभी अमेरिका में चाइना के खिलाफ जंग लड़ने की सलाहियत मुझे नहीं लगता, बल्कि रोल्स रिवर्स हो गए हैं। जब सोवियत यूनियन के खिलाफ कोल्ड वॉर थी अमेरिका की, तो सोवियत यूनियन की मईशत तबाह हो रही थी लेकिन मिलिटरली मजबूत था। तो अमेरिका भी जो है मिलिटरली स्ट्रांग है लेकिन मईशत कमजोर है। चाइना मिलिटरली भी स्ट्रांग है और मईशत भी मजबूत है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है पिछले 30-40 सालों में, और इससे अमेरिका विल थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग ऑन चाइना मिलिटरली। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। और आखिर में सर, चूंकि चाइना के पास एक अनटेस्टेड मिलिट्री माइट है, लेकिन कहा यह जा रहा है वो अनटेस्टेड मिलिट्री माइट शायद अब भारत के साथ दोबारा टेस्ट हो 1962 के बाद, और जो लद्दाख इशू है वो एक कड़ी है उसकी। लेकिन सर इंडियंस इसको इस तरह पोस्ट कर रहे हैं, उनको वो ये कह रहे हैं कि चूंकि सदर शी जिनपिंग चाइना के अंदर तवज्जो हटाना चाह रहे हैं, जो कोविड-19 की वजह से जितना भी तबाही हुई है, जो नुकसान हुआ है, इसलिए इस इशू को रेस किया गया, लद्दाख इशू को। आपके क्या टेक है सर? बिल्कुल गलत कह रहे हैं हिंदुस्तान के लोग। बात यह है कि ये इशू हिंदुस्तान ने शुरू किया था। ये शुरू हुआ है 5 अगस्त 2019 से, जब उन्होंने मकबूजा कश्मीर को एनेक्स किया और जिसमें चाइना को भी पार्टी बना दिया। और चाइना ने, आपको याद है, अली हैदर साहब कहा था कि दिस इज इलीगल एंड अनएक्सेप्टेबल। फिर उन्होंने कोविड-19 का बहाना बनाने हुए एक बहुत बड़ा लॉकडाउन रखा हुआ है कश्मीर पर, उधर जुल्म ढा रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ एक स्टेट किस्म का नाटसी स्टाइल रिप्रेशन हो रही है, इस्लामोफोबिया की। फिर नेपाल के खिलाफ कैंपेन उन्होंने किया है, और अब चाइना के खिलाफ भी वो इस्तेमाल करना चाह रहे थे इसका फायदा उठाते हुए, लेकिन दिस इज बैकफायर। हिंदुस्तान मेरे ख्याल में आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये उनके लिए पुलवामा 2 होगा। पुलवामा में आपको याद है पाकिस्तान को उन्होंने टेस्ट किया था, बालाकोट पर अटैक किया था। तो जब हमने जवाबी कार्रवाई की, 2 जहाज गिराए, अभिनंदन को कैप्चर किया, उनको समझ आ गई कि काफी कैपेसिटी है। तो ये देखेंगे कि चाइना की बड़ी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी है। आगे चीनियों से उन्होंने जूते खाए थे 62 में, मेरे ख्याल में दूसरी थ्रेशिंग नहीं होगी, ये मामला समझ जाएगा। ये टेस्ट करने की कोशिश की थी जो मोदी के लिए नाकाम रही, उसको जरूरत है अटेंशन डाइवर्ट करने की, और ये सरासर प्रोवोकेशन आई है हिंदुस्तान की तरफ से चीन के खिलाफ, ना कि चीन की तरफ से हिंदुस्तान के खिलाफ। अच्छा सर, यानी यूं भी कहा जा सकता है कि जो चीज वो कश्मीर में करने की इंडिया ने कोशिश की वहां तो कामयाब हो गया, बट द सेम दे ट्राइड इन लद्दाख, अस्काई चिन, लेकिन वहां पर चूंकि चाइना खड़ा है और वहां पे मुश्किल है उसके लिए वही चीज कॉपी करना, वही चीज रेप्लिकेट करना। एब्सोल्युटली करेक्ट, यही है। वो एक्शन रिप्ले चाह रहे थे ना कि अपना इंक्लोज करें, और सिर्फ चाइना नहीं, नेपाल से भी कोशिश की उन्होंने पिछले दिनों में। नेपाल ने एग्रीमेंट कर लिया ट्रांजिट ट्रेड का विद चाइना, जिसमें अल्टरनेटिव रूट्स मिल गए हैं, और नेपाल से भी वो बड़ा खौफजदा हो गए हैं। तो ये चाइना, इंडिया इज द बुली ऑन द ब्लॉक। पाकिस्तान ने तो साफ कह दिया कि वी डोंट केयर अ डैम अबाउट इंडिया। हम उनको आंखें भी दिखाते हैं, उनको फेस ऑफ करते हैं, और हमसे वो डरते भी हैं जरा, क्योंकि उनको पता है कि हमें जवाबी कार्रवाई करने की कैपेसिटी है। और चाइना जो है बड़ा मुल्क भी है, और चाइना ने जिस तरीके से उनको ट्रीट किया है, अभी रिसेंटली उनके बंदे पकड़े, उनके बॉक्सिंग मैच वगैरह हुआ, फिस्ट फाइट्स हुई, और द वे दे वर टॉकिंग टू ईच अदर वीडियोस आई हैं, तो चाइना ने क्लियरली कह दिया कि लुक हियर, डोंट क्रॉस दिस लाइन अदरवाइज यू विल गेट अ बैटरिंग। तो मेरे ख्याल में वो बड़ा क्लियर है। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनिशियली एलिस वेल्स ने बयान दिया था हिंदुस्तान के हक में 20 मई को, लेकिन अब ट्रंप ने आज कहा है कि वो ही इज विलिंग टू मीडिएट बिटवीन चाइना एंड द यूएस, और आई एम ग्लैड कि पाकिस्तान की हुकूमत ने भी बड़ा अच्छा बयान दिया है आज चीन के हक में हिंदुस्तान के खिलाफ। बिल्कुल ठीक है, चाइना खतरा हो सकता है
अमेरिका के लिए और एक इमर्जिंग सुपर पावर है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, एक और बड़ी अहम खबर, शुगर कमीशन रिपोर्ट की बुनियाद पर नए मुकदमात चलाए जाएंगे और अब मुखालिफ ही नहीं बल्कि उन्होंने भी कटहरे में खड़ा होना है। जिसने भी सब्सिडी दी और जिसने भी फायदे उठाए, इन सब पर गिरफ्त की जाएगी। नाज़रीन, ECL में भी नाम डाले जाएंगे और सारे फैसले एक हफ्ते में कर लिए जाएंगे। मावन खुसूसी बराए एहतसाब ने आज चीनी सब्सिडी देने और लेने वालों पर मुकदमा चलाने का ऐलान किया। मावन खुसूसी शहजाद अकबर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि पुरानी हुकूमतों की सब्सिडी मुकदमात के लिए चलाई जाए और हुकूमत की सब्सिडी, उस पर कोई बात सुनिए जरा। शहजाद अकबर ने शाहिद खाकान अब्बासी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी खुद को लायक आज़म बनाकर पेश करते हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 5 बरसों में 29 अरब की सब्सिडी दी गई, जिसमें से मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ 2.4 अरब की सब्सिडी दी और सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी ने 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंकशाफात पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी सख्त रद्द अमल दिया गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नवाज मरियम औरंगजेब का कहना था कि चीनी एक्सपोर्टर्स ने वजीर आजम के हुक्म पर 2 तरीके से पैसे कमाए और आवाम को लूटा। एक तरफ एक्सपोर्टर्स ने डॉलर की कीमत बढ़ने का फायदा उठाया और चीनी की कीमत का भी फायदा उठाया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब ने खुद कमीशन को बताया था कि चीनी एक्सपोर्ट का जुबानी हुक्म इमरान खान ने दिया। औरंगजेब जिस तरह इशारा कर रही हैं, बात कर रही हैं, वो बात कमीशन रिपोर्ट में भी मौजूद है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पंजाब हुकूमत ने ECC के फैसले की जुबानी मालूमात पर ही सब्सिडी देने का फैसला कर लिया था। हुकूमती दावे और अपोजिशन के जवाबी इल्जामात एक जानिब। अब सवाल नाजरीन ये है कि क्या हुकूमत वाकई अपने ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट में जहांगीर तरीन के साथ वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई उमर शहरियार खान का नाम आता है। उसके बाद चौधरी मुनीर साहब और हुकूमती इत्तेहादी मुनीस इलाही के नाम भी आते हैं और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के किरदार पर भी सवाल उठाया गया है। यही नहीं बल्कि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में असद उमर और रज़ाक दाऊद के बयान को भी गैर तसल्ली बख्श करार दिया। लेकिन अब हुकूमत चीनी सब्सिडी के सारे किरदारों को कटहरे में लाना चाहती है। इससे मामला सियासी रंग भी इख्तियार कर सकता है, क्योंकि नाजरीन, होना तो ये चाहिए था कि पहले हुकूमत अपनी सफ़ों में मौजूद काली भेड़ों पर हाथ डालती। इस कार्रवाई की बुनियाद पर हुकूमत साबका दौर के अफराद को भी पकड़ने में हक बजाने में होती, वो एतराज़ भी ना कर पाते, लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद आज़म के मुआविन खुसूसी जनाब शहबाज गिल साहब शुक्रिया। ऑपोजिशन भी ये कह रही है, बल्कि ऑपोजिशन तो सर बवांगे दोहल कह रही है कि ये जो आपकी रिपोर्ट है सर, ये बेसिकली चार्जशीट है आपके अपने खिलाफ, आपके अपने वुज़रा हो, आपके अपने जिम्मेदारान हो। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली हैदर आपका। देखिए, इसमें 2-3 चीजें आपने सबसे पहले देखनी है। इसमें बहुत सारी जो आम आवाम को इसमें सादा लो आवाम को ये कंफ्यूज करते हैं, वो 2-3 बातों से करते हैं। एक तो कहते हैं कि शुगर को एक्सपोर्ट करने की इजाजत क्यों दी गई, एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई तो तब कीमत बढ़ी। ये दुरुस्त नहीं है। शुगर को जब एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई तो 1.1 मिलियन मैट्रिक टन इजाजत दी गई। 7.5 लाख मैट्रिक टन शुगर जो है वो एक्सपोर्ट हुई। लेकिन शुगर एक्सपोर्ट होने के बावजूद मुल्क में वाफर मकदार में शुगर के ज़खायर जो वो मौजूद थे हमारी कंजम्पशन के लिए। फिर सवाल ये है कि फिर ये सब कुछ हुआ क्यों? तो वो मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है, वो यहाँ बहुत सारे सालों से ये रहा है कि नवंबर में काश्तकार चाहते हैं कि उनका गन्ना जो है उन्होंने खाद डाली होती है, उधार पैसा लेकर बहुत सारा काम किया होता है, उनको होता है उनके गन्ने की फसल मिल पर जाए और उनको उसके पैसे मिले। शुगर मिल मालकान जो है वो ब्लैकमेल करते हैं उस टाइम गवर्नमेंट्स को, स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट को, और मिल्स नहीं चलाते। एक तरफ किसान का प्रेशर होता है और दूसरी तरफ ये काम होता है। उसमें आकर फिर ये कहते हैं हमें सब्सिडी दें। अच्छा, अब सब्सिडी लेने के लिए वजह क्या बनाई जाती है? सब्सिडी लेने के लिए वजह बनाई जाती है कि यहाँ पर शुगर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है, जो उसकी बनाने की कीमत है शुगर की पर केजी, वो बहुत ज्यादा है और बाहर के मुल्क में उसकी कीमत कम है। तो अगर हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें घाटा पड़ेगा और एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो पुराने साल की चीनी पड़ी, हम मिल नहीं चला सकते। मिल नहीं चलाएंगे तो किसान आपके सर पे खड़े हैं। ठीक है जी। इस सारे चक्कर में आपको देनी पड़ती है सब्सिडी। अब इस रिपोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अगर 1 रुपया आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फर्क डालें तो 5.4 अरब रुपए अजाफी बनाती हैं शुगर मिलें।
तो यहां पर 15 से 17 रुपए इन्होंने अजाफी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाई हुई थी, जिसका मतलब है 80 से 100 अरब तकरीबन ये अजाफी अवाम से ठग रहे थे। इस सारे काम में पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाई जाती है, फिर जाली तरीके से उस पर सब्सिडी ली जाती है। अच्छा, और फिर उस सब्सिडी पे डॉक्टर साहब अब ये तमाम चीजें जो जिन फैक्टर्स का आप सब जिक्र कर रहे हैं, ये वो जी मैं थ्रेड पूरा कर दूं, बस करीब हूं। ये एक्सपोर्ट भी नहीं की जाती। वो जिस ट्रक के ऊपर 15 टन जा सकती है, मैक्सिमम उस पे 100 टन डाल के अफगानिस्तान दिखाई जाती है। ओवर द काउंटर डॉलर्स जमा करवा दिए जाते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं बुनियादी तौर पे एक स्कैम था। अब आपका सवाल ये है कि आपके लोगों का भी नाम आ रहा है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या हम बेवकूफ हैं? हम रोटी इधर की बजाय इधर कान में डालते हैं। जिस दिन हमने ये शुगर रिपोर्ट कराई थी, क्या हमें नहीं पता था कि हमारे लोगों ने इसमें आना है? क्या हमारे जमाने में इसकी कीमत नहीं बढ़ी? हमने तो पहले ये माना कि हमारी हुकूमत में ये काम गलत हुआ है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सबसे पहले ये बात मानी कि हमें इन्होंने कोशिश की है हमारे दौरे हुकूमत में अवाम से पैसा ठगने की। नहीं वो ठीक है। अब जरा यहाँ पे बात सुनिएगा सर, ये आपने बड़ी अच्छी बात की थी डॉक्टर साहब, गलत किया आपने खुद ये जानते हुए कि अपने लोग भी हैं, आपने उसके बावजूद भी रिपोर्ट पब्लिक की। हैट्स ऑफ टू यू, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा सर सवाल ये है कि कुछ नाम ऐसे हैं जैसे उस्मान बुज़ार, उनका भी इसमें नाम है कि वो कह रहे हैं जी मुझे तो याद भी नहीं वो मीटिंग कौन सी मीटिंग थी जिसमें मैंने कहा कि सब्सिडी दे दो। असद उमर साहब कह रहे हैं जी ईसीसी में मैंने तो ये तजवीज़ दी कि जनाब सूबे देख लें, सूबे जो फैसला कर लें। कमीशन कहता है हम मुतमईन नहीं है इस जवाब से। तो सर फिर इन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी डॉक्टर साहब? उस्मान बुज़ार हो, असद उमर हो, खुसरो बख्तियार साहब हो, पिछलों के खिलाफ भी करें कार्रवाई, लेकिन इनके खिलाफ भी होगी सर? मैं आपको यही बताता हूँ, अली हैदर, जो आजाद और गुलाम कौमें उनमें एक ही फर्क होता है। आजाद कौमों में जो बंदा जिम्मेदार होता है उसके गले घंटी बांधी जाती है, और जो जिम्मेदार नहीं होते उनको बीच में खींच के नहीं लाया जाता। गुलाम कौमों में मसला ये होता है, और ये ब्रिटिश एम्पायर के जमाने में वो हमारे साथ ये करते रहे कि बहुत सारी कंफ्यूजन फैला के ये कहा जाता है इस अवाम में सारे नंगे हैं। जब आप ये मान जाते हैं कि सारे नंगे हैं तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है। अब असद उमर साहब का इसमें कसूर नहीं है। उन्होंने कहा सूबे दें, 18वीं तरमीम के बाद वो सूबे जो हैं वो बिल्कुल आजाद हैं इसमें। तो आप असद उमर को क्यों खींच रहे हैं बीच में? मैं इसलिए नहीं कह रहा कि नहीं सर, हम नहीं खींच रहे, कमीशन ने लिखा है। बात साहब, कमीशन ने कहा था कि वो असद उमर साहब के जवाब से सेटिस्फाइड नहीं है, वो उस्मान बुज़ार के जवाब से सेटिस्फाइड नहीं है। ये हम कुछ नहीं कह रहे। खैर बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। नाज़रीन अब बात करते हैं जरा तैयारे के हवाले से। फ्रांस की टीम ने मुआयना कर लिया, जरूरी शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। अब कराची में तबाह तैयारे का मलबा हटाने की इजाजत मिल गई है। तैयारे के कैबिन, टेल और दीगर हिस्सों को मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि तैयारे के इंजन और लैंडिंग गियर की मुंतकली चंद रोज बाद होगी। ऐसी खबरें भी आई थी कि तैयारे का ब्लैक बॉक्स तो मिल गया, लेकिन कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर नहीं मिल सका। खबरों के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कहा है कि कप्तान ने बार बार हिदायत को नजरअंदाज किया और यही बात हादसे का सबब बनी। इन इंकशाफात के बाद पायलट्स और पीआईए इंतजामिया आमने सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन का कहना है कि तैयारा हादसे की तहकीकात को गलत रुख देकर असल किरदारों को बचाने की कोशिश की जा रही है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और अप्रोच कंट्रोलर ने तहकीकाती टीम को अपने तहरीरी जवाब में बताया कि जहाज के कप्तान ने लैंडिंग से 10 नॉटिकल माइल पर दी गई हिदायत को नजरअंदाज किया। एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले तैयारे की बुलंदी 1800 फीट होनी चाहिए थी, लेकिन कप्तान तैयारे को 3000 फीट की बुलंदी पर उड़ा रहा था। बार बार हिदायत दी गई कि लैंडिंग से पहले ऊंचाई और स्पीड कंट्रोल की जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जानिब से तहकीकाती टीम को जवाब में कहा गया कि कप्तान लैंडिंग गियर खोलना भी भूल गया था, लेकिन तरीकाकार के मुताबिक ये क्रॉस चेक करना एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की भी जिम्मेदारी होती है कि जहाज का लैंडिंग गियर खुला है कि नहीं खुला। जब तैयारा एयरपोर्ट के 25 नॉटिकल मील में आता है तो सिविल एविएशन अथॉरिटी का अप्रोच रडार तैयारी की रहनुमाई करता है। लैंडिंग के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी का कंट्रोल रूम वो भी तैयारे पर नजर रखता है और अप्रोच रडार के साथ राब्ते में होता है। जब तैयारा 5 नॉटिकल माइल की हदूद में आता है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कप्तान से राब्ता करता है और कंफर्म करता है कि लैंडिंग गियर खुलकर लॉक हो गया है या नहीं। जब भी कोई एबनॉर्मल सूरत हाल होती है नाजरीन, मामूल से हटकर होती है, तो पायलट के लिए भी कुछ प्रोसीजर्स होते हैं नाजरीन। एक चेकलिस्ट होती है जिसके मुताबिक इसने अमल करना होता है। उसूलन अगर लैंडिंग गियर ना खुले तो पायलट को इसकी
जो इंडिकेशन है वो जहाज खुद दे देता है, ऐसे अलार्म बजने लग जाते। पायलट के सामने पैनल पर सब्ज रंग की 3 रोशनियां होती है नाज़रीन, जो लैंडिंग गियर खुलकर लॉक होने पर जल जाती है। अब लैंडिंग 2013 में अमेरिका में एक तैयारे को इसी वजह से हादसा पेश आया था कि इसका लैंडिंग गियर नहीं खुल सका था और इसकी तीनों सब्ज रोशनियां जल रही थी। ऐन मुमकिन है कि तैयारे के पायलट को मालूम ही ना हुआ हो कि इसका लैंडिंग गियर नहीं खुला। ऐसी सूरत में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का काम था इसे बताता। हतमी जवाब तो तहकीकात से मिलेगा, लेकिन दोनों अतराफ में कहीं ना कहीं नाज़रीन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो प्रोसीजर से हटकर हुआ, जहां मामूल का तरीका कार इख्तियार नहीं किया गया। कराची का तैयारा कोई पहला तैयारा नहीं था जिसने लैंडिंग गियर खुले बगैर लैंडिंग की कोशिश की हो। ऐसे कई वाकयात हैं जब तैयारे का लैंडिंग गियर ना खुल सका। आपको सिर्फ एक वाकया दिखाते हैं जो 2015 में अमेरिका में पेश आया था। तारीख पर नजर डालें तो अब तक 18 के करीब फजाई हादसे हो चुके हैं जो पाकिस्तान में हुए हैं या वो हादसा पाकिस्तान की फजाई कंपनी को पेश आया। इन हादसात में एक आर्मी चीफ और एक एयर चीफ समेत 1130 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि दुनिया में ऐसी भी कई एयरलाइंस हैं जिन्हें ऑपरेट करते 80 साल से ऊपर हो चुके हैं और इन्हें अभी तक एक भी हादसा पेश नहीं आया। इसकी वजह क्या? इनकी वजह क्या? आखिर कौन से तरीके वो इस्तेमाल करते हैं जिसकी बिना पे उन्हें कोई हादसा पेश नहीं आता? हमारे साथ मौजूद हैं एक्स डीजी एविएशन अथॉरिटी और आप एविएशन एक्सपर्ट भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब। साजिद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या वजह है, कौन सी ऐसी जो एयरलाइंस हैं कि जिनको हमने सिखाया, मतलब उनके स्टाफ को पीआईए ने ट्रेनिंग दी, पहले जहाज भी हमने लीज पर दिए, लेकिन उनकी हिस्ट्री में कोई एयर क्रैश नहीं है, जबकि हमारी हिस्ट्री में बहुत ज्यादा है। तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं सर जो वो एयरलाइंस कर रही हैं जो हम नहीं कर पा रहे, और अगर हम करें तो हादसों से बच सके? देखिए, एविएशन जो है ये ज़मीन पे चलने वाली गाड़ियों, पानी पे चलने वाले जहाज़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो इस तरह से कि आपका शिप को कुछ हो जाए आप एंकर कर सकते हैं, आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए आपने पार्क की, ऊबर पकड़ी और घर चले गए। जहाज़ हवा में उड़ता है, उसको कुछ हो जाए तो उसको आपने वापस लाना होता है, और आप उस वक्त अकेले एक पायलट हैं, लेकिन एक्चुअली आपके पीछे एक कंप्लीट टीम होती है। व्हेन आई से आपने, तो इट इज़ दैट कंप्लीट टीम। उसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं, उसमें वो मैन्युफैक्चरर है जिसने जहाज़ बनाया, उसमें वो इंजीनियर हैं जिन्होंने जहाज़ को तैयार किया, उसमें कैप्टन है और उसका कोक पायलट है। ये सारे लोग, ये सारी एक टीम होती है जिन्होंने जहाज़ को उड़ाना और उसको वापस लेके आना होता है। देखिए, मशीन है, एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन एक्सीडेंट के बाद जो रवैये मैंने यहाँ पे देखे हैं वो शायद वो जो जिनको हम महफूज एयरलाइन समझते हैं वो रवैये उनके यहाँ नहीं पाए जाते। उनके रवैये बहुत मुस्बत हैं। हम हर एक्सीडेंट में हमारा फोकस, वो टीवी पे आने वाले, सॉरी टू से, एनालिस्ट हो, वो सोशल मीडिया आजकल का हो, उन सब का फोकस होता है कि जिम्मेदार ये किया किसने, ये इसके ऊपर ब्लेम आना चाहिए या इसके ऊपर ब्लेम आना चाहिए। जबकि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का बुनियादी मकसद होता है ये देखना कि ये हादसा हुआ क्यों और आइंदा से ऐसे हादसात को रोकना कैसे है। ये हादसा होने के बाद है, और ये रोकना कैसे की जो रिकमेंडेशंस होती हैं, जब आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस वक्त जाके आप एक सेफ एविएशन की तरफ जाते हैं। तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये रवैया नहीं पाया जाता। आप इस जो अभी रिसेंट एक हादसा हुआ इसका आप देख लीजिए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि हम फिर उन एयरलाइंस की मिसाल लेते हैं कि जिनकी क्रैश हिस्ट्री नहीं है। तो मैंने जो आपको एग्जांपल दी वो इसलिए दी कि क्या हम उनसे कुछ चीजें ले सकते हैं। देखिए, एक क्रैश होना इस बिग डिलेमा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बाद दोबारा ना हो, इस पे सोच विचार तो किया जा सकता है ना सर? जी बिल्कुल, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। मैंने इसलिए कहा कि ये एक्सीडेंट होने के बाद की बात है। अब एक्सीडेंट होने से पहले हम एक सिंपल सी बात हम समझते हैं कि इंस्टेड आप अपनी गलतियों से सीखने की बजाय आप बेहतर है कि दूसरों की गलतियों से सीखें ताकि आप गलती ना करें। तो वो जो एयरलाइंस हैं वो उन चीज़ों के ऊपर अमल पैरा हैं। बुनियादी तौर पे उनके जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, बुनियादी तौर पे उनका जो एविएशन सेक्टर है वो इतना प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग है कि उसकी वजह से वहाँ पे हादसात कम या ऑलमोस्ट नील के बराबर है। हम जिन एयरलाइंस का आप जिक्र कर रहे हैं या आप जिनको हमने उड़ना सिखाया या चलना सिखाया, तो वो इम्प्लीमेंटेशन हमारे यहाँ नहीं पाई जाती।
हमारे यहाँ एविएशन सेक्टर बदकिस्मती से मैं इसका हिस्सा भी रहा हूँ और आई एम पार्ट ऑफ द सिस्टम, लेकिन मैं कहूँगा कि इट्स अ निगलेक्टेड सेक्टर। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा। 2 साल हो गए पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का एक डीजी नहीं लगाया जा सका। जो सेक्रेटरी एविएशन आता है उसको एड हॉक चार्ज दे दिया जाता है। ऐसे कैसे काम चल सकता है? आपकी सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है एक रेगुलेटरी बॉडी है। जब एक घर के ऊपर उसकी जिम्मेदारियां जो संभालनी है, जिसने देखना है, वो शख्स ही मौजूद नहीं है, तो नीचे तो केओस होगा। तो दैट इज, ये सिविल एविएशन अथॉरिटी का एक अपना डीजी होना, उसमें कॉम्पिटेंट लोगों का होना, जी ठीक है। माशाल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।